ठंड में जंगल में बसा ससुराल। गोपाल और सरिता अपनी झोपड़ी के आसपास लगी हुई सब्जियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी गोपाल कहता है, अरे देख रही हो सरिता, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी तरह उग गई हैं। इन्हें बाजार में बेचने पर अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ जी, आप सही कहते हो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किसे पता था कि अपनी झोपड़ी के आसपास की बंजर जमीन पर सब्जियां लगाकर हम उसी को अपना रोजगार बना सकेंगे। वो लोग अपनी सब्जियों से कचरा निकाल रहे थे कि तभी उनकी बड़ी बहू अंबिका चाय लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? सुबह सुबह ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। चाय पी लीजिए। चाय लेते हुए सरिता कहती है, अरे बहू, अगर हमें इतनी ठंड लगेगी तो भला हम काम कैसे कर पाएंगे? सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने भी तो जाना है हमें। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता करके निकल जाइएगा। ऐसा कहकर अंबिका वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंबिका के दोनों बच्चे राजू और मीनल वहां आ जाते हैं और अपनी दादी से लिपट जाते हैं। तब मीनल कहती है, दादी, मुझे एक बात बताओ कि जमीन के अंदर सब्जियां कैसे उग जाती है? बेटा, हम बीज लगाते हैं तो उन्हीं से पौधे होते हैं। लेकिन दादी, बीज भला पौधों में कैसे बदल जाते हैं? बेटा, भगवान जी बीज को पौधों में बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चों से बात करने के बाद सरिता और गोपाल सब्जियां तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और उन्हें बेचने के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब वो सब्जियां बेचकर घर आते हैं तो सरिता अंबिका से कहती है, बहू, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाथ पैर ही ठंडे हो गए। तू ऐसा कर कि थोड़ी लकड़ियां जलाकर ला दे। हाथ पैर थोड़े सेक लेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। अंबिका थोड़ी लकड़ियां जलाकर वहां रख देती है। सरिता और गोपाल के साथ सुनील और रवि भी आग के आसपास बैठ जाते हैं। सुनील आग तापते हुए अपने घर की टूटी हुई छत को देखकर कहता है, देख रहे हैं पिताजी, आप और माँ सब्जियां बेचते हैं और हम दोनों भाई मजदूरी करते हैं, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी घर की टूटी हुई छत ठीक करवा सके। भैया, आपको तो टूटी छत की पड़ी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुछ दिनों बाद रवि भैया की शादी है। उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे निराली, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैंने और तेरे पिताजी ने सब्जियां बेचकर थोड़े पैसे इकट्ठा कर रखे। बस उन्हीं पैसों से हम घर की पुताई भी कर लेंगे और रवि की शादी भी कर लेंगे। ऐसे कुछ समय बीतता है। पहले अंबिका और गोपाल मिलकर अपने घर को पेंट करवाते हैं। उसके बाद रवि की शादी करके कोमल को अपने घर ले आते हैं। अंबिका कोमल का गृह प्रवेश करवाते समय कहती है, आओ आओ कोमल, कलश गिराकर अंदर आओ। कोमल कलश गिराकर अंदर आती है तो देखती है कि उसका कच्ची मिट्टी का ससुराल है, जिसकी छप्पर टूटी हुई है और उनके घर में 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक बेडरूम। अंबिका कोमल से कहती है, कोमल, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो बेडरूम में मैं और सुनील अपने बच्चों के साथ सोते थे, लेकिन अब तुम्हारी नई नई शादी है तो तुम बेडरूम में सो जाओ। मैं माँ और बाबूजी के साथ हॉल में एडजस्ट कर लूंगी। बेटा, कुछ दिनों की बात है, फिर हम पैसे इकट्ठा करके अपना 3 कमरों का घर बनवा लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर कोमल बेडरूम में चली जाती है और बाकी लोग हॉल में बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। समय बीतता है और कोमल भी अपने परिवार वालों के साथ काफी घुल मिल जाती है। एक दिन जब वो लोग रात में लकड़ियां जलाकर आग ताप रहे थे, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। गोपाल बाहर का दरवाजा खोलता है। तब एक सरकारी ऑफिसर जो कि दरवाजे पर खड़ा था गोपाल से कहता है, देखिए, आपने इस जमीन पर अपना घर बनाया है, ये अवैध है और इसलिए आपको इसे खाली करना होगा। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये जमीन सालों से हमारी है। हमारे दादा परदादा भी यहाँ रहते थे। देखिए, अब ये तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। ऐसा कहकर अफसर कागज हाथ में देकर वहां से चला जाता है। गोपाल घर के अंदर आकर सारी बातें अपने पूरे परिवार को बताता है। यह सब सुनकर सारे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सरिता रोते हुए कहती है, हे भगवान, एक ही तो छत है हमारे सर पर, अब वो भी हमसे छिन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे भला? माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं कल ही शहर जाकर किसी अच्छे वकील से मिलूंगा और उससे बात करके इस ऑर्डर को कैंसिल करवाऊंगा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा। सुनील और अंबिका की बात सुनकर सरिता को कुछ तसल्ली मिलती है। अगले दिन सुबह सुनील शहर जाकर एक अच्छे वकील से मिलता है और उसे ऑर्डर के पेपर दिखाते हुए सारी बातें बताता है। ये देखकर वकील कहता है, देखिए, जिस जमीन को सरकार अपना कह देती है उसी की मानी जाती है। और फिर आपके पास कोई पक्के कागज भी तो नहीं है कि जमीन आपकी है जिसके आधार पर केस हो सके, इसलिए आपको ये जमीन खाली करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है।
वकील की बात सुनकर सुनील बहुत मायूस हो जाता है। वो घर आकर सभी को सारी बातें बताता है। ये सारी बातें सुनकर सरिता कहती है, सुन लीजिए जी, वकील कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो अपना घर खाली करने वाली नहीं हूँ। नहीं सरिता, अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर है तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, वरना वे लोग यहाँ पर बुलडोजर चला देंगे। ये बात सुनकर सरिता रोने लगती है और कहती है, हमारे तो नसीब खोटे, हमारे घर में क्या कम गरीबी थी जो अब सिर से छत भी छिन गई। बेचारी कोमल भी क्या सोचती होगी कि कोई और सुख तो क्या, हम उसे छत भी नहीं दे सके। नहीं माँ जी, मैं भी तो आप लोगों के परिवार का हिस्सा हूँ। बुरा वक्त है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। अगली सुबह सभी लोग अपना सामान पैक करके घर छोड़ देते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। तब अंबिका कहती है, माँ पिताजी, मैं पड़ोसियों से थोड़ी मदद मांग कर देखती हूँ। अगर वो हमें कुछ दिनों के लिए रहने की जगह दे दे तो फिर तो हम कोई ना कोई घर किराए पर ले ही लेंगे। ठीक है बहू, तुम मदद मांग कर देख लो। रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अंबिका और कोमल दोनों अपने पड़ोसियों के घर जाती हैं। अंबिका आशा से कहती है, आशा चाची, हमें कुछ दिन अपने घर में रहने के लिए एक कोना दे दो, हम जल्द ही अपने घर की व्यवस्था कर लेंगे। अंबिका बेटा, अगर तुम्हारा परिवार छोटा होता तो मैं तुम्हें रहने के लिए कोई जगह दे देती, लेकिन इतने बड़े परिवार को भला मैं कहाँ रखूं? मेरा भी घर 2 ही कमरों का है। माफ करना बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसके बाद अंबिका और कोमल कुछ और पड़ोसियों से भी मदद मांगती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अंबिका और कोमल अपने परिवार के पास वापस लौटकर सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर गोपाल कहता है, मैं तो जानता था कि हमारे पड़ोसी हमारी तरह ही गरीब है, वे हमारी मदद नहीं कर सकते। हमें ही अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। गोपाल के ऐसा कहने पर सभी लोग अपना सामान उठाते हैं और चलने लगते हैं। चलते चलते राजू और मीनल बहुत थक जाते हैं तो राजू कहता है, दादाजी, अब और कितनी दूर चलना? मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर दुखने लगे हैं। हाँ दादाजी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। गोपाल के ऐसा कहने पर बच्चे खुश हो जाते हैं। वो लोग फिर थोड़ी देर चलते हैं। अब शाम हो जाती है और सभी लोगों को ठंड लगने लगती है। मीनल कांपते हुए कहती है, दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलिए ना किसी के घर में चलते हैं। देखिए जी, ठंड बढ़ रही है, हमें कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा। आखिरकार हम ऐसे कब तक चलते रहेंगे? सरिता, सामने जंगल है, किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मीनल अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल निकालती है और सभी को देती है। सभी बारी बारी करके पानी पीते हैं। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ चुकी थी। तभी मीनल कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। बेटा, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं? भाभी, मुझे पता था कि हमें सुबह घर खाली करना है, इसीलिए मैंने सब्जियां अपने खेतों से तोड़कर नमक के पानी में उबाल कर रख ली थी। चलिए हम सब वही खा लेते हैं। ऐसा कहकर कोमल सब्जियां निकालती है और थोड़ी थोड़ी उबली सब्जियां सभी को देती है। सभी ने वो सब्जियां खाई। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे पेड़ के नीचे ठंड लग रही थी। सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। तब सुनील कहता है, पिताजी, इस पेड़ के नीचे तो बहुत ठंड लग रही है, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रह पाएंगे। जंगल में अक्सर पुरानी गुफाएं होती हैं। चलिए हम भी कोई गुफा ढूंढते हैं। अगर हमें कोई गुफा मिल जाए तो हमें वहां ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। सुनील की बात सभी को सही लगती है और वो गुफा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। सभी लोग गुफा के पास जाते हैं। तब रवि कहता है, भैया, इस जंगली गुफा के अंदर खतरा हो सकता है, आप लोग यहीं रुकिए, सबसे पहले मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो फिर सभी लोग अंदर चलेंगे। ऐसा कहकर रवि गुफा के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर रवि के होश उड़ जाते हैं। उस गुफा में नीचे 4-5 सांप दिखाई दे रहे थे, तो वहीं एक किनारे चीता सो रहा था। रवि दबे पांव बाहर आ जाता है और घबराते हुए सभी लोगों को सारी बातें बताता है। ये सुनकर गोपाल कहता है, अरे, हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अरे चलो, हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ जी, अगर जान बची रहेगी तो रहने के लिए कोई न कोई जगह तो मिल ही जाएगी। इसके बाद सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते राजू कांपते हुए कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे जंगल में नहीं रहना, आप अपने घर वापस चलो ना। हाँ माँ, देखिए ना, मेरे पैर कितने दुख रहे हैं और मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं। चलिए ना दादाजी, हम घर चलते हैं। हाँ मेरे बच्चों, थोड़ा और सब्र करो। मैं तुम्हारे लिए इसी जंगल में रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था करूंगी, जहाँ जंगली जानवर भी नहीं होंगे और ना ही तुम्हें ठंड लगेगी।
अरे बहू, क्यों बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही? मुझे तो नहीं लगता कि हमें इस जंगल में कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ हम रह सकते हैं। माँ जी, मैंने सुना है कि इस जंगल में थोड़ा आगे जाकर नदी के पास एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ जानवरों का भी आना जाना नहीं रहता। हम उसी जगह पर जाकर रहने की कोई व्यवस्था कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अब सभी लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो जगह दिखाई देती है। सभी लोग उस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। तभी अंबिका कहती है, माँ जी, इस जगह पर जंगली जानवर नहीं आते होंगे और देखिए तो यहाँ से थोड़ी ही दूर नदी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये हमारे रहने के लिए एक सही जगह होगी। लेकिन बेटा, यहाँ तो बड़ी ठंड है। माँ जी, हमारे पास एक तिरपाल है और कुछ रस्सियां भी हैं। हम उसको फिलहाल यहीं बांध लेते हैं, जिससे हवा रुक जाएगी। जैसे तैसे हम रात गुजार लेंगे, फिर सुबह देखेंगे कि क्या करना है। सभी को अंबिका की बात सही लगती है। तभी दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर उस तिरपाल को अच्छी तरह से लगा देते हैं। अंबिका आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर थोड़ी आग जला देती है और सभी लोग उस छोटे से तिरपाल में बनी झोपड़ी के अंदर घुसकर अपने सामान में से कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। तभी गोपाल कहता है, अंबिका बहू, आज तो तुमने बुद्धि लगाकर हम सबको बचा लिया, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। पिताजी, बस आप देखते जाइए, मैं इस जंगल में अपना कितना अच्छा ससुराल बसाऊंगी। अंबिका की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह धूप निकलती है तो सभी लोग तिरपाल से बाहर निकलते हैं। सभी को सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है। फिर अंबिका सभी लोगों से कहती है, देखिए, यहाँ से हमारा गांव सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये जगह गांव से ज्यादा दूर नहीं है और हम यहाँ आराम से घर बनाकर रह सकते हैं। वो तो ठीक है अंबिका, लेकिन हम यहाँ घर बनाएंगे कैसे? घर बनाने के लिए तो ईंट, मिट्टी और सीमेंट लगेगी। किसने कहा आपसे कि इन चीजों के बिना घर नहीं बनता? देखिए, आसपास जंगल में कितने सारे बांस के पेड़ हैं और सूखी लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। हम अपना घर इन चीजों का उपयोग करके बनाएंगे और रस्सी की जगह हम पेड़ों की बेल इस्तेमाल करेंगे। अंबिका, घर बनाने के लिए तो हमारे पास औजार भी नहीं है। उनके बिना हम इन पेड़ों को काटकर घर कैसे बनाएंगे? कुछ चाकू और खेत जोतने का सामान तो हमारे पास है ही, और कुछ और औजार हम इन पत्थरों को घिसकर तैयार करेंगे। यह सोचकर अंबिका पहले सामान में से चाकू और कुदाल सारी चीजें निकालती है। उसके बाद कुछ छोटे पत्थरों को लाकर उन्हें घिस घिस कर औजार बनाना शुरू करती है। तो वहीं घर के बाकी लोग आसपास से छोटी बड़ी लकड़ियां और बांस काट कर उन सबको इकट्ठा करते हैं। तभी गोपाल कहता है, चलो अब मेरे साथ इन लकड़ियों को जोड़कर घर बनाना शुरू करो। पिताजी, हम घर का दरवाजा इस तरफ रखेंगे ताकि इन पत्थरों से हम आसानी से चढ़ और उतर सके। सभी मिलकर घर बनाना शुरू करते हैं। वो पहले बड़े बड़े बांस को बड़े पत्थरों के बीच में घुसाकर बांध देते हैं। फिर छोटी बड़ी लकड़ियों को बांधकर और एक साथ जोड़कर उन्हें आसपास के पेड़ों की लताओं का इस्तेमाल करके बांध देते हैं। देखते ही देखते घर का ढांचा बन जाता है। इसके बाद वो छत पर कुछ लकड़ियां बांधकर ऊपर पेड़ों के पत्ते और घास फूस डाल देते हैं, जिससे उनकी छत तैयार हो जाती है। और इस तरह वो 4 कमरों का लकड़ी का घर तैयार कर लेते हैं, जिसे देखकर निराली कहती है, भाभी, ये घर तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा है और इसमें 4-5 कमरे हैं। एक कमरे में मैं, कोमल, मीनल और राजू सोएंगे, दूसरे कमरे में आप और भैया, तीसरे कमरे में बड़े भैया और बड़ी भाभी, और चौथे कमरे में माँ और बाबूजी सो जाएंगे। लेकिन रसोई कहाँ बनेगी? अरे निराली, तू चिंता मत कर, रसोई मैं अपने ही कमरे में बना लूंगी। तब तक सभी को बहुत भूख लग जाती है। तब मीनल कहती है, माँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ तो खाने को दो। भाभी, यहाँ आसपास फलों के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ फल तोड़कर लाती हूँ, अभी तो हम लोग वही खा लेंगे। हाँ निराली, तुम कोमल को ले जाओ, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। अब निराली और कोमल पत्थरों से नीचे उतरकर पास ही लगे पेड़ के किनारे जाती हैं और वहां से अमरूद और चीकू तोड़ लेती हैं और उन्हें अपने दुपट्टे में रखकर दोनों वापस आ जाती हैं। तब निराली कहती है, अम्बिका भाभी, हम लोग ये फल ले आए हैं, अब आप सभी लोग पहले ये खा लीजिए, फिर काम कीजिएगा। सभी लोग मिलकर फल खाते हैं। उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। शाम तक उनका लकड़ी का घर रहने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। तब कोमल कहती है, भाभी, हमारा घर तो तैयार हो गया, लेकिन ये क्षेत्र काफी खुला है और यहाँ शाम होने से पहले इतनी ठंड लग रही है। रात भर भी हमें बहुत ठंड लगेगी। हमें ठंड की कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी। अरे कोमल, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। देखिए, घर बनाने से कितनी सारी लकड़ियां बच गई हैं। इन सारी लकड़ियों में से कुछ की तो हम मशाले बनाएंगे ताकि हमारे घर और उसके आसपास रोशनी हो सके, और कुछ को हम जलाकर अपने घर के अंदर रखेंगे जो हमारे घर को गर्म रख सके, और हम बिना मोटी रजाइयों के भी आराम से सो सके। फिर कल देखेंगे कि हमें रजाई का क्या करना है। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग बचे हुए फल खा लेते हैं और तब तक निराली और कोमल मिलकर कुछ मशालें जलाकर रोशनी के लिए अपने घर में और घर के बाहर भी रखती हैं।
इसके बाद अंबिका बिस्तर लगा लेती है और सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तब निराली कहती है, भाभी, रात को तो हम सभी को बहुत अच्छी नींद आई और हम बहुत अच्छी तरह से सो गए। हमारे घर में रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन खाने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। हम भला इस जंगल में क्या खाएंगे? निराली, इस जंगल से गांव ज्यादा दूर नहीं है। पिताजी, आप अपने दोनों बेटों के साथ गांव जाइए और अपने लिए काम ढूंढिए। मुझे विश्वास है कि छोटा मोटा कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाए। हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। चलो सुनील और रवि, हम गांव में जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढते हैं। गोपाल और उनके दोनों बेटे अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक बच्चे भी सोकर उठ जाते हैं और खाना मांगते हैं। तब कोमल कहती है, भाभी, हमारे सामान में थोड़े से दाल चावल रखे। मैं ऐसा करती हूँ कि उनकी खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ कोमल, लेकिन सबसे पहले हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी। सामने जो नदी दिख रही है वहीं से पानी भरकर लाना होगा। चलो हम पानी लेकर आते हैं। अंबिका, कोमल और निराली पानी लेने के लिए थोड़ी दूर पर जाती है, जहाँ एक साफ सुथरी नदी बह रही थी और उन्हें नदी के आसपास टूटे हुए मटके पड़े मिलते हैं। तीनों मटकों को उठाती हैं, उनमें पानी भरती हैं और फिर उन्हें लेकर घर लौट आती हैं। सभी लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर कोमल कहती है, भाभी, अब मैं बाहर ही चूल्हा जलाकर खिचड़ी बना लेती हूँ। कोमल, देख रही हो बाहर कितनी तेजी से हवाएं चल रही हैं। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी रसोई को घर के अंदर ही बनाना चाहिए। अंबिका कोमल और निराली की मदद से बाहर से कुछ पत्थर उठाकर लाती है। वो उन्हें जोड़कर चूल्हा बनाती है और कुछ बांस की लकड़ियां उठाकर उनसे वो अपनी रसोई का आकार देती है। साथ में वो कुछ रैक भी बनाती है। कोमल और निराली ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तभी कोमल कहती है, भाभी, आपने तो घर से भी अच्छी रसोई बना दी। अब मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर खिचड़ी बना लेती हूँ। कोमल सभी के लिए खिचड़ी बनाती है और कहती है, माँ जी, मैंने खिचड़ी तो बना दी है। अब पिताजी और वे दोनों भाई भी आ जाते तो मैं सबके लिए एक साथ खाना लगा देती। तभी घर के सभी पुरुष भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरिता कहती है, बताइए जी, आप लोगों को कोई काम मिला क्या? हाँ सरिता, हमारे दोनों बेटों को तो मजदूरी का काम मिल गया है और मैंने भी एक किराने की दुकान पर अपने लिए साफ सफाई की बात कर ली है। पिताजी, मैं सभी का खाना लगा देती हूँ। आप सभी लोग खाना खा लीजिए। कोमल चटाई बिछाकर सभी को खाना लगा देती है। वो सभी लोग साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। उसके बाद अंबिका कहती है, सुनील, जब हम नदी से पानी लाने के लिए गए थे तो मैंने रास्ते में कुछ कपास के पेड़ देखे थे। अभी तो अच्छी खासी धूप है। चलिए हम सब वो कपास तोड़कर ले आते हैं और हम उन्हें पुरानी साड़ियों के कवर में भरकर मोटी रजाइयां बना सकते हैं। ठीक है अंबिका, तो चलो हम चलते हैं और कपास ले आते हैं। सभी लोग अपने सामान में रखी हुई बोरियां लेते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कपास के पेड़ों के पास पहुंचकर सुनील और रवि मिलकर सारी कपास तोड़कर बोरी में भरते हैं। उसके बाद वो लोग बोरियां उठाकर ले आते हैं और उन कपास के फलों को तोड़ तोड़कर उसमें से रुई निकालते हैं। और अंबिका कहती है, कोमल और निराली, हमारे पास कुछ पुरानी साड़ियां हैं। वे और सुई धागा ले आओ। हम उनके कवर बनाकर इन रुइयों को उसमें भर देते हैं, जिससे हमारे गद्दे और रजाई बनकर तैयार हो जाएंगे। कोमल और निराली ऐसा ही करती हैं। अब साड़ियों का कवर बनाकर उसमें रुई भरकर सभी लोग मिलकर सी लेते हैं और उनकी गद्दे रजाइयां तैयार हो जाती हैं। अब रात होने लगी थी। तभी सरिता कहती है, बहू, इन रजाइयों को ओढ़कर तो हम चैन से रात भर सो सकते हैं। अब सभी लोग अपने अपने हिस्से के गद्दे और रजाई लेकर अपने अपने कमरों में जाकर गद्दे बिछाकर रजाई ओढ़कर चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कोमल ने सभी के लिए दाल चावल बनाए और सभी को परोसते हुए बोली, माँ, पिताजी, भाभी, घर का सारा राशन खत्म हो गया। शाम को हमारे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए जी, आज मजदूरी से जो पैसे मिलेंगे उससे आप दाल चावल खरीद कर ले आइएगा और साथ ही पानी भरकर रखने के लिए कुछ मिट्टी के मटके भी खरीद लाइएगा। और रही बात सब्जियों की, तो नदी के किनारे मैंने कुछ सब्जियां उगी हुई देखी थी। आज मैं वो सब तोड़ कर लाऊंगी और शाम को बनाऊंगी। ठीक है अंबिका, मैं ले आऊंगा। बेटा चलो, अब हमें अपने काम पर निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। खाना खाकर सुनील और रवि अपने पिताजी के साथ काम पर चले जाते हैं। तब सरिता कहती है, बहू, हमें भी नदी पर ले चलना। हम भी नहाकर अपने कपड़े धोकर सुखा लेंगे। ठीक है माँ जी, तो चलिए हम चलते हैं। कोमल, घर का दरवाजा अच्छी तरह लगा दो। ये मैं तो नदी में खूब नहाऊंगा। राजू, तू औरतों के साथ नदी में नहाएगा? तुझे शर्म नहीं आएगी? देखो ना माँ, मीनल कैसे मुझे चिढ़ा रही है। कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। हाँ हाँ राजू बेटा, जरूर चलो। अब सभी लोग नदी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। सभी लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अंबिका, कोमल और निराली मिलकर नदी के किनारे लगी हुई सब्जियां तोड़ लेती हैं और फिर शाम होने से पहले वो लोग घर आ जाते हैं। तब तक घर के सभी पुरुष भी आ जाते हैं। सुनील कोमल को राशन देते हुए कहता है, कोमल, ये रहा राशन, अब जल्दी से खाना बना लो, भूख लगी है। कोमल राशन ले लेती है और चूल्हे के पास जाकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं अंबिका सभी लोगों से कहती है,
माँ पिताजी, आपने देखा ना कि हमारे घर के आसपास ही बहुत सारे बांस के पेड़ लगे हुए। इतने बांस के पेड़ों से हमने अपना घर बनाया, फिर भी बांस के पेड़ कम नहीं हुए। हाँ बहू, लेकिन हमारा घर तो बन गया है ना, अब हमें बांस की क्या जरूरत है भला। दरअसल माँ जी, बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मुझे बांस से टोकरियां बनाना सिखाया करती थी। मुझे बहुत अच्छी टोकरियां बनाना आता है। मैं तो कहती हूँ कि हमें टोकरियां बनाकर बाजार में बेचनी चाहिए, उससे हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। तो भाभी, हम कल सुबह ही बांस को तोड़कर लाएंगे और टोकरियां बनाना शुरू करेंगे। अगले दिन अंबिका, कोमल और निराली आसपास से बांस काट कर लेकर आती हैं और फिर उन्हें छील कर बारीक बारीक खपच्चियां निकालती हैं और फिर अंबिका सभी को टोकरियों बनाना सिखाती है। सभी मिलकर टोकरियां बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने छोटी बड़ी हर तरह की सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई। शाम को जब घर के पुरुष काम करके वापस आए तो वो टोकरियां देखकर हैरान रह गए और तब गोपाल बोला, अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत सुंदर है, गांव में काफी अच्छे दाम पर बिकेंगी। कल तुम लोग हमारे साथ गांव चलना, हम लोग मजदूरी करेंगे और तुम लोग टोकरियां बेच लेना। शाम को साथ ही वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बहू, और मैं घर में रहकर बच्चों को देख लूंगी। ठीक है पिताजी, तो फिर ऐसा ही करेंगे। अगले दिन अंबिका, कोमल और निराली तीनों अपनी अपनी टोकरियां लेती हैं और गोपाल, सुनील और रवि के साथ बाजार की तरफ निकल जाती हैं। गोपाल, सुनील और रवि तीनों अपने काम पर चले जाते हैं तो वहीं तीनों औरतें बाजार में बैठकर टोकरियां बेचने लगती हैं। तभी वहां एक ग्राहक आता है और कहता है, बहन जी, ये आपकी टोकरियां तो बड़ी ही सुंदर है, कितने कितने की दी हैं? ले लो भैया, 20 रुपए की एक टोकरी है, बड़ी ही मजबूत टोकरी बनाई है। वो ग्राहक 2 टोकरियां लेकर चला जाता है। ऐसे कुछ और ग्राहक आते हैं और उनकी टोकरियां बिकने लगती हैं। शाम को वो अपने कमाए हुए पैसों से घर का राशन और जरूरत की चीजें खरीदती हैं। तभी ठंड बढ़ जाती है और अंबिका कहती है, ठंड बढ़ रही है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन फिर वे लोग टोकरियां बनाते हैं और बाजार में जाकर बेचते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। वो लोग रोज ही अपने इस घर में रहते, अपनी रसोई में खाना बनाते और दोपहर में टोकरियां बनाकर बाजार बेचने जाते। कभी कभी जानवरों की आवाज से उनकी नींद भी खुल जाया करती, लेकिन सभी एक दूसरे को तसल्ली दिया करते। ऐसे ही एक महीना बीत गया था। अब वो लोग कमाए हुए पैसों से सभी के लिए स्वेटर भी खरीदती हैं। अब स्वेटर पहनने से उन्हें ठंड में कुछ राहत मिल गई थी। वो एक दिन अपनी टोकरियां बेच रहे थे, तभी उनके मोहल्ले की आशा आती है और कहती है, अरे अंबिका, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम लोग दिखाई नहीं देते। कहाँ रहेंगे चाची, जब हमारा घर सरकार ने ले लिया और गांव वालों ने हमें रहने की जगह नहीं दी तो हमारे पास जंगल में रहने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, इसीलिए हम जंगल में रहते हैं।